देखिए, जब भी पंजाब में इलेक्शन हो, फार्मर प्रोटेस्ट हो, इसे हमेशा खालिस्तान से जोड़कर क्यों देखा जाता है। आज के इस वीडियो में हम खालिस्तान के पूरे 360 डिग्री स्टोरी को जानेंगे। आप बस वीडियो को पूरा एंड तक देख लो। ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हो गया था और उसके साथियों को निकालने की कोशिश में लगी थी। पंजाब की असली स्थिति क्या है? स्थिति तो गंभीर है। देखिए, इन सारी चीजों की शुरुआत होती है 1823 से। ये जो आप मैप देख रहे हो, ये उसी टाइम का है जब सिख एम्पायर था, जिसको रूल करते थे महाराजा रंजीत सिंह। तो देखिए, जब महाराजा रंजीत सिंह सिख एम्पायर रूल करते थे तो ब्रिटिशर्स ने कुछ भी नहीं किया था, कोई भी अटैक नहीं किया था। अब जैसे ही महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हुई और सिख एम्पायर थोड़ा वीक हुआ तो ब्रिटिशर्स ने अटैक करके सिख एम्पायर के ऊपर कंट्रोल ले लिया। और ये जो हरियाणा वाला पार्ट है, इसे ब्रिटिशर्स ने सिख एम्पायर में जोड़ दिया था। पहले जो हरियाणा था वो सिख एम्पायर में नहीं था। ये जो सारी डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको आगे समझ में आएगी। अब ब्रिटिशर्स ने सिख एम्पायर पर कब्जा करके राजा रंजीत सिंह के बच्चों को ब्रिटेन पढ़ने के लिए भेज दिया था, ताकि आगे चलकर अंग्रेजों को कोई दिक्कत ना हो सिख एम्पायर को कंट्रोल करने में। तो इसी वजह से एक्चुअल में जो सिख एम्पायर का रिप्रेजेंटेशन करने वाला था वो कोई बचा नहीं था। जो लोकल महंत थे वो गुरुद्वारे के प्रीस्ट बने और उन्होंने ही कंट्रोल लिया। ये जो चीज थी, जो महंतों ने गुरुद्वारों में कंट्रोल लिया, ये चीज सिखों को पसंद नहीं आ रही थी। तो 1920 में सिख कम्युनिटी में अकाली मूवमेंट शुरू किया और ब्रिटिशर्स पे प्रेशर बनाया कि गुरुद्वारा महंत नहीं चला सकते। और प्रेशर इतना बढ़ा कि 175 मेंबर्स की कमेटी बनी, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जो आजकल आप न्यूज में सुनते हैं SGPC। वो इसी वजह से बनी थी। SGPC ने गुरुद्वारों से महंतों को हटाया और गुरुद्वारों को रेगुलेट किया। और आज के डेट में भी यही लोग रेगुलेट करते हैं। आज भी प्रॉपर इलेक्शन होते हैं, इनके प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। और SGPC उस पार्टिकुलर टाइम से ही सिख कम्युनिटी फ्रंट बना। और जो अकाली दल है और SGPC दोनों में काफी क्लोज रिलेशनशिप है उस पार्टिकुलर टाइम से ही। सिख एम्पायर उस टाइम से ही काफी वेल्दी एम्पायर था। ब्रिटिश आर्मी ने कब्जा तो कर लिया था, लेकिन सिख ये मानते थे कि ब्रिटिशर्स ने ये जो कब्जा किया वो टेम्पोररी है। ये यहाँ से जब हटेंगे तो उनको अपना सिख एम्पायर वापस मिल जाएगा। इस बीच काफी प्रोटेस्ट हुए, काफी नए नए लीडर्स बने, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। आजादी के बाद जो सिख पाकिस्तान में रह गए थे वो पार्टीशन के टाइम पे अपना घर, प्रॉपर्टी, लैंड छोड़कर इंडिया आ गए। जो इंडिया नहीं आना चाहते थे उनको पार्टीशन के वक्त पे हुए वायलेशन की वजह से इंडिया आना पड़ा। पार्टीशन के टाइम पे जो नुकसान हुआ था वो सबसे ज्यादा सिख कम्युनिटी का हुआ था, लेकिन सिख कम्युनिटी में बहुत ही कम टाइम में खुद को एस्टेब्लिश कर लिया। और पाकिस्तान से जब सिख आए तो पहले तो वो माइनॉरिटी में थे और अब पंजाब में मेजोरिटी में आ गए थे, जिससे सिख कम्युनिटी का एक अलग से स्टेट बनाने का सपना था वो पूरा होते दिख रहा था। देखिए, 1960 से 1965 तक बहुत सारे मूवमेंट हुए, जिसमें मास्टर तारा सिंह आमरण अनशन पर रहे, अकालीस को अरेस्ट किया गया, नाउ और नेवर मूवमेंट, और भी बहुत कुछ हुआ। लेकिन जब 1965 में इंडिया पाकिस्तान वार हुई, उसमें सिख कम्युनिटी ने भारत सरकार को अपना अनकंडीशनल सपोर्ट दिया। सारा प्रोटेस्ट रोक के भारत सरकार के साथ खड़े हो गए। इस वार में भी सिख सोल्जर्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया और लोगों को जो सिख कम्युनिटी की जो इंपॉर्टेंस थी वो रियलाइज हुई। और 1966 में सिख कम्युनिटी की बात मान ली गई और पंजाब को डिवाइड कर दिया गया। पंजाब को 3 स्टेट में बांटा गया, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। अब पंजाब एक अलग स्टेट बन चुका था और इसके बाद पहली बार इलेक्शन होते हैं। पंजाब में अकाली दल इलेक्शन लड़ती है और इलेक्शन जीत जाती है, लेकिन अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाती। इसके बाद वो फिर से जीतती है, लेकिन फिर से कुछ दिन बाद सरकार गिर जाती है और 1972 में ये कांग्रेस से इलेक्शन हार गई और कांग्रेस की तरफ से पंजाब के CM ज्ञानी जैल सिंह बने और आगे चलकर ये इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने। अब अकाली दल ने खुद को रिबिल्ड किया। उन्होंने पंजाब के कई प्रॉब्लम्स को गिनाया, सारे मुद्दों को लेकर एक रिपोर्ट बनाई, जिसका नाम रखा आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन। इसका फर्स्ट ड्राफ्ट सरदार कपूर सिंह ने बनाया था, लेकिन 1973 में ये कुछ ज्यादा फेमस नहीं हुआ था। लेकिन 1977 में ज्ञानी अजमेर सिंह, जो सेक्रेटरी थे अकाली दल के, इन्होंने एक नया विजन रिलीज किया। उस समय ये लोगों में फेमस हुआ, लेकिन ये ओरिजिनल रिजोल्यूशन से थोड़ा अलग था, अपडेटेड वर्जन कह सकते हो आप इसका। देखिए, ये सारी कम्युनिटी ने कभी भी अलग देश की मांग नहीं की है, वो इंडिया के साथ ही जुड़कर रहने के लिए रेडी थे। वैसे भी अकाली दल ने कभी भी ऑफिशियली ये नहीं कहा कि उनको अलग देश चाहिए। देखिए, सिख कम्युनिटी अपने रिलीजन को लेकर काफी सेंसिटिव है। ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी ब्रिटिशर्स ने सिख कम्युनिटी को टर्बन पहनने से नहीं रोक पाया था, जबकि हिंदू और मुस्लिम्स के ऊपर ब्रिटिशर्स ने काफी रेस्ट्रिक्शन लगाए थे। यही रीजन है कि पंजाब के अंदर रिलीजन के ऊपर पॉलिटिक्स करना हर पार्टी का एजेंडा है। जो पार्टी कमजोर होने लगती है वो रिलीजन को लेकर आती है। कांग्रेस भी जब पीछे होने लगी थी तो कांग्रेस की तरफ से ज्ञानी जैल सिंह, जो 1972 से 1977 तक
पंजाब के सीएम बने, उनको भी ये समझ में आ गया था कि अकाली पॉलिटिक्स करने के लिए रिलीजन का यूज कर रहे हैं। तो उन्होंने भी ये दिखाना शुरू कर दिया कि भले मैं कांग्रेस से हूँ लेकिन मैं सिख धर्म के लिए एकदम कट्टर हूँ। देखिए अनंतपुर रेजोल्यूशन पंजाब में बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगा था, जिससे अकाली दल स्ट्रांग हुआ और आगे चलकर अकालीज ने कांग्रेस को भी हराया। और अब इससे डील करने के लिए कांग्रेस को एक हाई पावर रिलीजियस फेस चाहिए था जो अकाली से भी ज्यादा रिलीजियस हो। और यहीं पर एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जिसकी वजह से पंजाब का पॉलिटिक्स एकदम 360 डिग्री घूम जाता है। जर्नल सिंह भिंडरवाला ये लीडर बनते हैं और गांव-गांव में जाकर नशा छुड़ाने की मुहिम चलाते हैं और लोगों को अपील करते हैं कि वो बाल ना कटवाएं और सिख धर्म का पालन करें। भिंडरवाले काफी तेजी से लोगों के बीच फेमस होने लगे और इसने काफी सारी प्रोटेस्ट की खालिस्तान के लिए। शुरू में तो भिंडरवाले को कांग्रेस का सपोर्ट मिला, बट काफी सारे प्रोटेस्ट के कारण सरकार ने जब इसे फाइनली अरेस्ट करवाया तब से भिंडरवाले और कांग्रेस में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। जैसे ही गवर्नमेंट उसे अरेस्ट करती है पूरे पंजाब में वायलेशन होना शुरू हो जाता है। लोगों का इतना सपोर्ट मिल रहा था भिंडरवाले को कि गवर्नमेंट को इसे छोड़ना पड़ा और अकालीज भी भिंडरवाले को सपोर्ट करने लगी। अब अकालीज और भिंडरवाले दोनों मिल जाते हैं और यहाँ से कांग्रेस का दाव उल्टा पड़ जाता है। और 1982 में अकाली ने और भिंडरवाले ने एक धर्म मोर्चा शुरू किया। इसका मेन मोटो यही था कि आनंद साहिब रिजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करवाना है। इसके लिए इन्होंने रैलीज भी निकाली और कई बार रैलीज आउट ऑफ कंट्रोल भी हुए, तो कांग्रेस ने कई जगह फायरिंग भी करवाया। अब 1982 में दिल्ली में होने वाले थे एशियन गेम्स, जिसकी जिम्मेदारी राजीव गांधी जी को दी गई थी। इसको लेकर सरकार चाहती थी कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन इधर धर्मयुद्ध मोर्चा को पता था कि इस इवेंट में अगर हम अनंतपुर साहिब रिजोल्यूशन की बात करेंगे तो हमें ग्लोबल कवरेज मिलेगा। दिल्ली में ये गेम्स आराम से हो जाए, इसलिए गवर्नमेंट्स ने हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे जो भी दिल्ली की तरफ से सिख जाते थे उनकी तलाशी लेनी शुरू कर दी। बसेस को रोककर स्पेशली सिख और उनके फैमिलीज की चेकिंग होने लगी। इसको लेकर सिख कम्युनिटी में गुस्सा था कि हमारे ही देश में हमारे साथ इस तरह भेदभाव हो रहा है। स्पेशली अकाली दल ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन भिंडरवाले ने इस सिचुएशन को समझकर इसका बदला लेना शुरू कर दिया और इसी समय पे भिंडरवाले अकाली से भी बड़ा नाम बन चुका था। अब देखिए यहाँ से भिंडरवाले ने अपनी एक्टिविटी काफी तेज कर दी थी। इसके बाद काफी प्रोटेस्ट हुए, काफी बैंक रोबरीज हो रही थी, तो कहीं पे सरकार के हथियार लूटे जा रहे थे, पुलिस की किलिंग हो रही थी। अक्टूबर 1983 में अमृतसर से जा रहे एक बस को हाईजैक कर लिया गया था, जिसमें से हिंदू पैसेंजर्स को उतारकर गोली मार दी गई। अब यहाँ से पंजाब में सिचुएशन काफी खराब हो जाती है और पंजाब के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। 15 दिसंबर 1983 को भिंडरवाले ने अपने काम करने वाले लोकेशन को गोल्डन टेम्पल के अकाल तख्त पे शिफ्ट कर दिया ताकि वो सेफ रहे। और भिंडर को ये काफी ज्यादा यकीन था कि किसी भी नेता का हिम्मत नहीं होगा कि गोल्डन टेम्पल के अंदर घुसे। ये यहाँ से एंट्रेंस होती है और ये दरबार साहिब है और यहीं पे है अकाल तख्त। इसमें ही भिंडरवाले ने बैठना शुरू किया था। अब देखिए यहाँ से भिंडरवाले और गवर्नमेंट आमने सामने आ गई थी, जिसमें लड़ाई होना तय था और गवर्नमेंट और भिंडरवाले दोनों अपने अपने तैयारी में लग चुके थे। अकाल तख्त के अंदर हथियार वगैरह ट्रक से आना शुरू हो गया था। इधर इंदिरा गांधी जी ने सिचुएशन को समझकर एक ट्राई किया, जिसमें इन्होंने नरसिम्हा जी से एक प्रपोजल भिजवाया कि अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन की बात हम मान लेंगे, लेकिन कुछ चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। ये जो प्रपोजल था ये पहले अकाली दल के थ्रू भिंडरवाले के पास गया। ये प्रपोजल अकाली वाले तो मान रहे थे, लेकिन भिंडरवाले ने पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया था और कहा कि इससे पता चलता है कि अकाली दल सिर्फ पावर में आने के लिए ये सब कर रही है। प्रपोजल रिजेक्ट होने के बाद गवर्नमेंट लड़ाई के लिए रेडी थी। अब गवर्नमेंट ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए रेडी थी। 1 जून 1984 को पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया था और फोन लाइन भी बंद कर दिए गए थे। आर्मी ने टेक ओवर ले लिया। जो ऑपरेशन ब्लू स्टार की एक्चुअल फाइटिंग हुई थी वो 3 से 6 जून में चली थी। आर्मी को लग रहा था कि भिंडरवाले को आसानी से हरा देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो इंटेलिजेंस था वो काफी गलत निकली। ये लोग भारी प्रिपरेशन के साथ आए थे। रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक गन्स, स्नाइपर्स, प्रॉपर एक ट्रेन मिलिट्री की तरह वो लोग ऑपरेट कर रहे थे और इंडियन आर्मी को भारी नुकसान भी हुआ। अब शुरू में तो ये प्लान था कि बाहर से कम्युनिकेशन कट कर दिया जाएगा, ये लोग अपने आप सरेंडर कर देंगे। लेकिन इसी बीच में खबरें आने लगती है कि पंजाब के पास में जो गांव हैं, उन इलाकों से हजारों की तादाद में सिख अमृतसर की तरफ आ रहे हैं और उनके पास हथियार भी है। और आर्मी हेलीकॉप्टर्स ने जिस भी ओर देखा उनको हजारों की तादाद में लोग नजर आ रहे थे और यही रीजन था कि आर्मी को इस ऑपरेशन को 2 दिन के अंदर खत्म करने का फैसला लेना पड़ा और इसी वजह से गोल्डन टेम्पल को इतना ज्यादा नुकसान हुआ। आर्मी ने एंटी टैंक मंगवा के 3 तरफ से अटैक किया। अकाल तख्त पे भी अटैक किया गया। ये बहुत ही बड़ा डिसीजन था जो आगे चलकर बहुत ही भारी पड़ा। भिंडरवाले के लोग बाहर आए और आर्मीज के बीच फायरिंग चली। अब भिंडरवाले और उसके आदमी को तो मार दिया गया, लेकिन गोल्डन टेम्पल की जब इमेजेस बाहर आई और लोगों को जब ये पता चला कि अकाल तख्त और दरबार साहिब पर गोलियां चली, तो पूरी दुनिया में सिख भड़क गए।
भिंडरवाले की तो डेथ हो गई थी, लेकिन भिंडरवाले के समर्थक अभी भी थे। इसके बाद आर्मी ने इस ऑपरेशन का सेकंड राउंड शुरू किया। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन वुडरोज। आर्मी ने एक के बाद एक गांव को घेरना शुरू किया और सिर्फ सिख लोगों की वेपन्स के लिए तलाशी ली। इस बात से पूरी सिख कम्युनिटी नाखुश थे। 1 अक्टूबर 1984 को आर्मी गोल्डन टेम्पल से विड्रॉ कर लेती है, लेकिन तब तक बहुत बड़ा डैमेज हो चुका था। बहुत से लोग जो उस वक्त गोल्डन टेम्पल गए, उन्होंने टेम्पल को जब डैमेज देखा तो गुरु ग्रंथ साहिब की कसम खाई कि जिन लोगों ने ये किया है वो उनकी जान लेंगे या फिर उनकी जान लेने की कोशिश में मर जाएंगे। इंदिरा गांधी को उनके सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने उनके पर्सनल सिक्योरिटी को सिख गार्ड्स को हटाने की सलाह दी, लेकिन कहा जाता है कि इंदिरा गांधी को लगा कि इससे मैसेज गलत जाएगा कि वो सिख कम्युनिटी के खिलाफ है। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी को उनके बॉडीगार्ड्स बिंड सिंह और सटवंत सिंह ने 18 गोली मार दी। इंदिरा गांधी जी को सोनिया गांधी तुरंत एम्स लेके गई और दोपहर 2 बजे तक उनकी डेथ हो गई थी और इसके वजह से हिंदू सिख टेंशन बहुत तेज बढ़ गया था। 31 अक्टूबर की दोपहर तक एम्स के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गया था और वहां पर जो भी सिख दिख रहे थे उनको पीटा जा रहा था। यहाँ तक कि भारत के प्रेसिडेंट ज्ञानी सिंह जेल जब वो वहां पहुंचे थे उन पर पथराव किया गया था। दिल्ली के कनॉट प्लेस में सिखों के दुकानों को लूटा जाने लगा। उसके बाद सिख के टैक्सी ट्रक गाड़ियों को जलाया जाने लगा। लेकिन बाद में जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था, दिल्ली के अंदर सिख को भीड़ ने टारगेट कर मारना शुरू कर दिया। हजारों सिखों को मारा गया। दिल्ली में 100 से भी ज्यादा गुरुद्वारे जला दिए गए। औरतों के साथ क्राइम हुए और पुलिस की तरफ से एक्शन नहीं हो रहा था। बाद में इन क्राइम्स के पीछे अरेस्ट किए गए 1809 लोगों को सरकार ने छोड़ दिया और इनकी इंक्वायरी करने से मना कर दिया, ये बोल के कि ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, इससे चीजें और खराब होगी। देखिए, भिंडरवाले के समर्थक अभी भी बचे थे और वो टाइम टू टाइम खालिस्तान की बात करते रहते थे। एक बार फिर से गोल्डन टेम्पल पर भिंडरवाले के समर्थक बैठ गए और उसके बाद में दोबारा ऑपरेशन ब्लैक थंडर करना पड़ा और इस बार पॉलिटिशियन ने आर्मी के जगह पुलिस से ही डील करवाया और टेम्पल को भी नुकसान नहीं होने दिया। धीरे धीरे करके सिख कम्युनिटी के विश्वास को जीता गया। जैसे कि जब चंद्रशेखर जी पीएम बने थे तो वो जो पब्लिक मीटिंग एड्रेस कर रहे थे उसमें वाहेगुरु की खालसा वाहेगुरु की फतेह का नारा लगाते, उसके बाद मीटिंग शुरू करते थे। मनमोहन सिंह जी सिख थे, उनको पीएम बनाया गया। ये कहा जाता है कि इसमें भी सिख को खुश करने का एक मोटिव था। इसके बाद धीरे धीरे सिचुएशन ठीक होने लगी। बीच बीच में खालिस्तान की आवाज निकलती थी, लेकिन बहुत ही कम लोग थे, वो इतने पावरफुल नहीं थे और इस तरह खालिस्तान की डिमांड हमेशा के लिए खत्म होती है। लेकिन कहते हैं ना, लोग चले जाते हैं, उनके विचार नहीं। वैसे आज भी कुछ गुटे हैं जो डिमांड कर रही है खालिस्तान, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में 4 लोगों के बोलने से खालिस्तान नहीं बनने वाला और अब तो हमें भारत को और जोड़ना है, तोड़ना नहीं। एक अखंड भारत बनाना है। इसके बारे में जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो बेल आइकन ऑन कर लीजिए। इस वीडियो को हर किसी के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय श्री राम।